Okay, welcome you all in the lecture of jet propulsion. This is the basic lecture, lecture number 1. So, in this lecture, the first thing is first I am introducing the jet propulsion. What is the jet propulsion? This one is jet propulsion refers to the imparting of forward motion to the object as a reaction to exit of high velocity gas or liquid stream from the rear end of the object. Jet propulsion device are the popularly used in high speed, high altitude aircraft, missiles, spacecraft, etc. द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको जो दे रहा हूँ उसका जेट प्रोपल्शन का, आप एक बलून लीजिए, उस बलून में एयर भरिए आप, और बलून में पूरी एयर भरने के बाद अगर आप उस बलून को जहाँ से उसका नेक होता है उस नेक को अगर आप टाइटन ना करें और एकदम से आप उसको छोड़ दें तो आप देखेंगे बलून एक मोशन लेता है और काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ इधर उधर मूव करना शुरू करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ड्यू टू द न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ आपसे ये कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ भी यहाँ पर काम कर रहा है और थर्ड लॉ भी काम कर रहा है। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, एंड न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि आपका फॉरवर्ड मोशन के आप जब मूव करेंगे, एक फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लीकेशन की वजह से वो फॉरवर्ड मोशन करता है। ये सेकेंड लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। इन दोनों मोशंस का क्या यूज़ हुआ है यहाँ पर देखिए। आप जब ये बलून में एयर भर रहे हैं और आप उसको एकदम से आप जब छोड़ रहे हैं तो जो उसका नेक होता है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जो नेक का वॉल्यूम है वो बहुत कम होता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो नेक नोजल की तरह एक्ट करता है। नोजल की तरह एक्ट करने में क्या होता है कि जब उस नोजल से वो चीज़ बाहर, यानी उस नेक से जो फ्लूइड है वो बाहर जब निकल रहा होता है तो वो कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर चुका होता है काइनेटिक एनर्जी में, और हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ में वो बाहर निकलता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ, हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ में जब कोई चीज़ बाहर निकल रही है तो वो उतना ही रिएक्शन फोर्स उस बॉडी के ऊपर अप्लाई करती है और वो बॉडी उसकी वेलोसिटी के साथ में मूव करना शुरू करती है। ये है आपका थर्ड लॉ। सेकेंड लॉ यहाँ पर कहाँ पर आया कि जो फोर्स अप्लीकेशन किया, फोर्स कौन सा अप्लाई किया आपने? जो फोर्स एप्लीकेशन ड्रैग के अगेंस्ट में जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स इज इक्वल टू मास of that body multiplied by the acceleration, and the acceleration you easily evaluate by the change of velocity with respect to time. So न्यूटन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, इन दोनों के कम्बिनेशन की हेल्प से ये जो मूवमेंट होता है ऑब्जेक्ट का वो हो पाता है। अब जैसे आप बलून में देखेंगे कि वो बलून किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। क्यों? क्योंकि बलून का शेप एक नॉन डिफाइंड शेप है। अगर उसी शेप को आप डिफाइन कर दीजिए, जैसे आप एयरक्राफ्ट, मिसाइल, स्पेस क्राफ्ट में देखते होंगे कि ड्रैग फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए जो उसकी नोज़ होती है वो आपको आप देखते होंगे वो पिन पॉइंट बनाई जाती है जिसकी वजह से ड्रैग मिनिमाइज हो जाए। अब यहाँ पर बलून में देखेंगे जो उसकी नोज़ होती है वो मैक्सिमम वॉल्यूम कवर कर लेती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम ड्रैग की वजह से वो जो एक गाइडेड पाथ है वो गाइडेड पाथ नहीं मिल पाता है। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। मैं इसकी थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्ट और थर्मोडायनामिक्स समझाना चाहता हूँ। पहले तो मैं फिजिक्स इसकी समझाता हूँ आपको कि सपोज करो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो एक पाइप की तरह है। यस, ऑफ कोर्स मैं एक जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ। मान लेते हैं ये एक जेट प्रोपल्शन डिवाइस है जो आपके बगल में आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये जेट प्रोपल्शन डिवाइस है। इस जेट प्रोपल्शन डिवाइस में ये पोर्शन जो है, दिस पोर्शन इज अ इनलेट पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज द एग्जिट पोर्शन। जेट प्रोपल्शन डिवाइस के अंदर प्रोसेसेस कुछ हो रहे होंगे एंड देयर इज़ अ सराउंडिंग। यहाँ जो मैंने सफिक्स आई यूज़ किया है, सफिक्स आई मैंने यूज़ किया है फॉर इनलेट कंडीशन एंड सफिक्स ई यूज़ फॉर द एग्जिट कंडीशन। इज दैट क्लियर? अच्छा, दूसरा जो एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर को आप पी ए कह सकते हैं। तो यहाँ पर इनलेट प्रेशर जो है वो पी आई है, इनलेट एरिया इज़ ए आई। यहाँ डायग्राम में तो आपको ये दोनों एरिया सेम लग रहे हैं लेकिन मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ। मे बी पॉसिबल देयर इज सम डिफरेंसेस। ए ई इज द एग्जिट एरिया एंड पी ई इज द एग्जिट प्रेशर। सिमिलरली यहाँ पर सी आई इज द इनलेट वेलोसिटी एंड सी ई इज द एग्जिट वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? ओके, सो atmospheric air enters device
at atmospheric pressure PA. Is that clear? Velocity Ci, consider mass of the air enter into the engine with the rate of ma kilogram per second. मास ऑफ द गैस लिविंग इंजन विद ma प्लस mf किलोग्राम पर सेकंड. ये बताने की जरूरत नहीं है, आप गैस टरबाइन का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वहाँ पर भी mf जब ma में ऐड होता है तो ma प्लस mf हो जाता है. यहाँ आप चूंकि एक्चुअल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई आइडियल प्रोसेस नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर ma प्लस mf जनरली तब तक कंसीडर करेंगे जब तक कि आपको मास ऑफ फ्यूल को नेग्लेक्ट करने के लिए ना कहा जाए. अदरवाइज आप हमेशा आफ्टर कंबस्शन दिस इज द ma प्लस mf किलोग्राम पर सेकेंड फ्लूइड जो आपका एग्जिट हो रहा होगा. वेयर mf इज द मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्स फॉर द रनिंग. एक्सपेंशन अकरिंग इन द इंजन शैल बी कंप्लीट व्हेन द प्रेशर एट एग्जिट इज PE इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA. इज दैट क्लियर? ये जो एग्जिट प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिफॉर्म. ये इनलेट प्रेशर मतलब यहाँ का प्रेशर है. जब आप डिवाइस के अंदर इनलेट प्रेशर लेते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ डिफर होगा, इसलिए मैंने इसको PI से डिपेंड किया. PE जो एग्जिट का जो प्रेशर है जब वो बाहर निकल रहा होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा. सो एक्सपेंशन अकर इन द इंजन शैल बी कंप्लीट व्हेन द प्रेशर एट एग्जिट PE इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA. अगर देखिए यहाँ पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि अभी उसमें और फर्दर एक्सपेंशन हो सकता है. क्यों? क्योंकि सैचुरेशन स्टेट अभी नहीं आई है, क्योंकि आउटसाइड आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. तो अगर आपका हाई प्रेशर है तो वो पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक आएगा, अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर नहीं आएगा. थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम स्टेट पर आने के लिए इसको फर्दर और एक्सपेंशन करना होगा. क्लियर? नाउ व्हेन द प्रेशर एट एग्जिट PE इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA, in actual case this expansion may not be complete. Why? Because एटमॉस्फेयर में किस पोजीशन पर जाके होगा, क्योंकि आपकी डिवाइस के बाहर ही एक्सपेंशन हो रहा है तो उस डिवाइस के ऊपर वो कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है. लेकिन अगर हम ये चीज़ डिवाइस लगा दें, इसके साथ अटैच कर दें तो ये एक्सपेंशन भी हम पॉजिटिव वर्क में कन्वर्ट करा सकते हैं. फॉर सिंप्लिसिटी द मास फ्लोइंग थ्रू डिवाइस मे बी एज्यूम्ड कांस्टेंट. इज दैट क्लियर? मैं यहाँ पर मास ऑफ फ्यूल को नेग्लेक्ट अगर करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका थ्रू आउट साइकिल जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो यूनिफॉर्म मास का है. दैट इज फ्यूल एडेड इज नेग्लेजिबल. ये तब मैंने आपको एनालिसिस के लिए तो मैंने कर दिया है, लेकिन क्वेश्चंस में आप ध्यान रखिएगा तब तक नहीं करिएगा जब तक आपको मास ऑफ फ्यूल नेग्लेक्ट करने के लिए ना कहा जाए. सो दिस इज द फ्यूल एडेड इज नेग्लेजिबल. देन द थ्रस्ट T. थ्रस्ट मालूम है आपको क्या होता है? दिस इज द लाइक अ फोर्स. सो देन द थ्रस्ट T may be estimated by the rate of change of momentum. This is the called momentum thrust. चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से आपको थ्रस्ट मिलेगा. आप इसको स्टीम टरबाइन में भी आपने देखा था, चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से थ्रस्ट मिलता था. वही काम यहाँ पर भी कर रहे हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से जो थ्रस्ट मिलेगा. चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे मैं निकालूंगा? दैट इज द मास फ्लो रेट, जो भी फ्लूइड उसके अंदर जा रहा है, मल्टीप्लाइड बाई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी क्या है? एग्जिट वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनलेट वेलोसिटी. तो देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. सिंपल, व्हाट इज द थ्रस्ट is equal to the change of momentum, mass flow rate if mass of fuel is neglected, mass of air multiplied by the final velocity, this is exit velocity minus initial velocity. Now if you are considering the mass of fuel, clear? So what is the thrust? थ्रस्ट को हम फोर्स भी बोलते हैं, तो आप इसको यहाँ पर TM मैंने लिखा, यहाँ पर FM लिखा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बोथ आर सेम. सो हियर इट इज अ exit velocity with mass flow rate. This is the ma plus mf. This is a plus. Ma plus mf. This one is a plus. This one is a plus quantity. This is the plus. This is the ma plus mf multiplied by exit velocity minus ma plus ce. Ci is the inlet velocity. Final velocity minus initial velocity. So in case of incomplete expansion, क्लियर, अगर आपका जो एग्जिट प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है तो वो इनकम्प्लीट एक्सपेंशन कहा जाता है. इन केस ऑफ इनकम्प्लीट एक्सपेंशन द एग्जॉस्ट गैसेस मे लीव डिवाइस विद प्रेशर PE which is greater than the PA. PA is the atmospheric pressure. This incomplete expansion would cause additional pressure thrust exerted over the device exit area AE, and this value is equal to
द एरिया मल्टीप्लाइड बाई द चेंज इन प्रेशर। प्रेशर का हायर प्रेशर से है PE माइनस PA। ये जनरली ये वैल्यू नेग्लेक्टेड होती है, लेकिन चूंकि जनरलाइज फॉर्म में कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो एग्जिट का प्रेशर है अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं है तो उसमें एक प्रेशर थ्रस्ट भी लगेगा, और वो प्रेशर थ्रस्ट किसके बराबर होगा? एरिया, क्योंकि थ्रस्ट है, फोर्स को आप प्रेशर को आप फोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। So this is the area multiplied by del P. Del P is a exit pressure minus the atmospheric pressure. This total thrust will have a two component momentum thrust and pressure thrust. So T at that case, T when the exit pressure is not equivalent to the atmospheric pressure. So in that case, the total pressure is a summation of two thrusts, momentum thrust and pressure thrust. So momentum thrust, if you are neglecting the mass of fuel, this is the MA CE minus CI plus AE PE minus PI. So this is the basic concept how the thrust is generated. See, if the expansion is not completed, so this means it will help your device for providing the forward thrust. Is that clear? So generally expansion is the below the atmospheric pressure in the turbine. अभी मैं आपको स्कीमेटिक दिखाऊंगा, तो दिखाऊंगा कौन कौन सी डिवाइसेस लगी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जो टरबाइन में एक्सपेंशन करते हैं उसको आप एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हैं, और फर्दर एक्सपेंशन जो करते हैं वो फर्दर एक्सपेंशन आप एक डिफ्यूज़र लगा देते हैं, एक नोजल लगा देते हैं उसमें, तो फर्दर एक्सपेंशन उसमें हो पाता है। तो फर्दर एक्सपेंशन कहने का मतलब है कि जो बचा हुआ प्रेशर है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं स्कीमेटिक दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ कि जेट प्रोपल्शन इंजन्स को क्लासीफाई कैसे किया जाता है। तो देखिए, बेसिकली जेट प्रोपल्शन इंजन इज क्लासिफाइड इन टू फॉर्म्स, ब्रॉड कैटेगराइजेशन टू फॉर्म्स में। एयर ब्रीदिंग जेट इंजन्स आर एटमॉस्फेरिक जेट इंजन्स एंड नॉन एयर ब्रीदिंग जेट इंजन्स आर रॉकेट इंजन्स। इनको हम दो पार्ट में करते हैं। एक, वो जो इंजन्स एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ठीक है, से फॉर एग्जांपल जो आपका एरोप्लेन होता है, ठीक है, आपका कोई भी फाइटर प्लेन है, ये जितने भी हैं जो जब आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर रहते हैं तो वो जो कंबस्शन के लिए एयर है वो आप एटमॉस्फेरिक एयर से ले सकते हो। लेकिन कुछ इंजन जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हैं। से फॉर एग्जांपल जितने भी आपके रॉकेट इंजन्स होते हैं, ठीक है, वो रॉकेट इंजन आपके एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके बाहर निकल जाते हैं। तो जब आपके एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके बाहर निकल जाएंगे तो बाहर जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको उसको एयर नहीं मिलेगी। तो आपको उन इंजन्स में आर्टिफिशियली एयर जनरेट करने के लिए, आर्टिफिशियली ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए आपको उसमें डिवाइसेस अप्लाई करनी होती है, और वो नॉन ब्रीदिंग टाइप में आते हैं। पहले हम लोग ब्रीदिंग टाइप में देखते हैं, एयर ब्रीदिंग जेट इंजन्स, एंड दीज इंजन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू फॉर्म्स, कंटिन्यूअस एयर फ्लो इंजन्स एंड इंटरमिटेंट एयर फ्लो इंजन्स। इंटरमिटेंट एयर फ्लो इंजन्स का मतलब ये है कि प्रॉपर शुरुआत में तो ये वर्क हो गया, उसके बाद एयर की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, एयर की रिक्वायरमेंट आपको बीच बीच में जब भी आपको ज़रूरत हुई तो आपने एयर की रिक्वायरमेंट लिया, लगातार एयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंटिन्यूअस एयर फ्लो इंजन्स में लगातार आपको अगर फॉरवर्ड थ्रस्ट चाहिए तो लगातार आपको कंटिन्यूअस एयर उसमें सप्लाई करते रहना होगा। एंड कंटिन्यूअस एयर फ्लो इंजन्स इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू फॉर्म्स, दैट इज द टर्बोजेट इंजन्स, टर्बोफैन इंजन्स, turbojet with air afterburner, turbo propeller or propojet engine, ramjet or athwaits or Lorentz tube। जनरली इस समय पर आप देखेंगे जितने भी हमारे जो फाइटर प्लेन्स हैं उनमें ये इस तरह का मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, और इसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। इसी तरह से नॉन ब्रीदिंग में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लिक्विड प्रोपेलेंट और सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन्स। क्लियर? जो मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर आर्टिफिशियली ऑक्सीजन प्रिपेयर करने के लिए लिक्विड प्रोपेलेंट का यूज़ करना है, और यहाँ पर सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज़ करना है। नाउ जेट प्रोपल्शन, कोई भी जो जेट प्रोपल्शन इंजन्स हैं उनको कैटेगराइज कैसे किया जाएगा, उनका स्पेसिफिकेशन कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होते हैं। पहले वो पैरामीटर आप समझिए कि पैरामीटर क्या होते हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि कौन सा जेट प्रोपल्शन इंजन अच्छा है और कौन सा जेट प्रोपल्शन इंजन नहीं अच्छा है। जैसे मैंने यहाँ पर जेट प्रोपल्शन इंजन का जो स्कीमेटिक थी, जो मैंने पहले आपको पहली स्लाइड में दिखाया था, वही स्कीमेटिक मैंने यहाँ पर लिया फॉर नोटेशंस। पहला मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि पहले थ्रस्ट
जो आप कैलकुलेट कर रहे थे, मैं जनरल अगर बात करूं कि मास ऑफ फ्यूल भी अगर आप कंसीडर करें और आप प्रेशर थ्रस्ट भी कंसीडर करें, तो आपका जो टोटल थ्रस्ट है दिस वन इज इक्वल टू फॉर पर किलोग्राम ऑफ एयर सप्लाइड की बेसिस पे निकालेंगे तो 1 प्लस एम एफ अपान एम ए, वही चीज़ है, आपने इसको एम ए से पूरा डिवाइड कर दिया था। तो दिस इज 1 प्लस एम एफ अपान एम ए इंटू सी एग्जिट वेलोसिटी माइनस, आपको याद होगा यहाँ पर एम ए था तो डिवाइड बाई एम ए हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। दिस इज द सी ए। अब ये आप कहेंगे कि सर सी ए क्यों लिखा, आपने पहले सी आई लिखा था। सी ए एक्चुअल में मैंने यहाँ पर पर्पसफुली लिखा है, देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ सी ए। देखिए ये है आपकी सी आई, ठीक, ये आपकी सी आई है। मैंने कहा आपसे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर। तो सी ए यहाँ पर लिखने का पर्पस ये है कि जिस वेलोसिटी के साथ आपका जो जेट प्रोपल्शन इंजन है फॉरवर्ड मोशन के साथ जाएगा, उस वेलोसिटी को आप सी ए बोलते हैं, क्लियर। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। नाउ दिस सी आई जो वेलोसिटी इसके अंदर आ रही है, जितना ज़्यादा सी ए होगा उतनी ही वेलोसिटी के साथ ये अंदर आएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप सोचिए एक आप हॉलो पाइप लीजिए और हॉलो पाइप को हाथ से बहुत तेज़ी से आप दौड़ते जाइए, तो उस पाइप के अंदर जो एयर आ रही है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, जितनी तेज़ी से आप दौड़ रहे होंगे उतनी तेज़ी से आपका जो एयर होगा उस पाइप के अंदर आ रहा होगा। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि जितनी वेलोसिटी के साथ ये मूव करेगा उतनी ही वेलोसिटी के साथ ये एयर आएगा। इसलिए मैं सी आई को यहाँ पर सी ए लिख रहा हूँ, और सी ए इज़ द वेलोसिटी ऑफ जेट प्रोपल्शन इंजन। इज दैट क्लियर? यहाँ कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा कि सी ए जो होगा वो सी ई के बराबर होगा, नहीं, सी ई के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर सी ई के बराबर एग्जैक्टली हो जाए तो अच्छी बात है, तब तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ लॉसेस ड्यू टू द ड्रैग फोर्स। अगर ड्रैग नहीं होता तो हम जनरली यही बोलते हैं कि जो मूवमेंट है वो सी ई जो एग्जिट वेलोसिटी थी एग्जैक्टली उसी के बराबर है, बट ड्यू टू द ड्रैग फोर्स ये वेलोसिटी थोड़ी सी अलग होगी। सो आपको ये चीज़ समझ में आया कि वाई वी एम राइटिंग द सी ए एंड दिस इज द ए ई एग्जिट एरिया एंड दिस पी ई माइनस बी ए अपॉन एम ए क्यों? क्योंकि मैंने इसको पर किलोग्राम बेसिस पे कैलकुलेट किया। नाउ पहला पैरामीटर है थ्रस्ट पावर। देखिए आपका जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट क्या है? इट्स अ लाइक अ फोर्स, और फोर्स को अगर आप वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो पावर में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल फिजिक्स का फॉर्मूला है। तो थ्रस्ट पावर इज इक्वल टू, थ्रस्ट पावर इंडिकेट्स द एक्चुअल पावर अवेलेबल फॉर प्रोपल्शन। इट रेफर्स to the work done per unit time by the engine. This thrust power can be expressed by the product of thrust and the velocity with which the engine moves, or say this is the flight velocity. CA is known as the flight velocity or the velocity of the jet propulsion. So thrust power कैसे कैलकुलेट किया गया? जो टोटल थ्रस्ट था उसको हमने क्या किया, वेलोसिटी जो जेट इंजन की वेलोसिटी है, या आप कह सकते हैं कि फ्लाइट वेलोसिटी जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करते ही ये पावर में कन्वर्ट हो गया, यानी वॉट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? सिंपल है, आप सिंपल थ्रस्ट निकाल के उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर मैंने दो फॉर्म लिख दिए हैं, एक तो फॉर्म यही है कि आप मास ऑफ फ्यूल अगर एज्यूम करते हैं, लेकिन अगर आप एयर फ्यूल रेशियो नेगलेक्ट कर देते हैं तो आपका सिंपल क्या होगा, ये एम एफ अपान एम ए अगर आप नेगलेक्ट कर दें एयर फ्यूल रेशियो को, तो आपका यहाँ पर क्या हो सकता है कि दिस इज़ द सी ई माइनस सी ए प्लस एम ई अपान एम ए, दिस वैल्यू ऐसे आ जाएगी। लेकिन अगर आप प्रेशर थ्रस्ट को निगलेक्ट कर दें तो प्रेशर थ्रस्ट को निगलेक्ट करते ही आपका क्या पोर्शन आ जाएगा, दिस पर्टिकुलर पोर्शन प्रेशर थ्रस्ट आप नेगलेक्ट अगर करेंगे तो आपका ये पोर्शन ज़ीरो हो जाएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि अगर आप प्रेशर थ्रस्ट को नेगलेक्ट कर दें तब, नेगलेक्टिंग द प्रेशर थ्रस्ट। नेक्स्ट वन इज़ द propulsion power, propulsive power. ठीक, what is the propulsive power? This is the another parameter. Propulsive power indicates the total energy available for propulsion. It can be estimated by the difference between the rate of kinetic energy entering with air and leaving with jet as exit velocity. Mathematically, propulsive power is equal to the kinetic energy leaving minus kinetic energy entering. तो delta kinetic energy सिंपल है, तो देखिए leaving की कितनी हो जाएगी, हाफ मल्टीप्लाइड बाई एम ए प्लस एम एफ मल्टीप्लाइड बाई सी ई स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ एम ए प्लस सी आई स्क्वायर। क्लियर? सी आई स्क्वायर को आप सी ए स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते हैं, सी ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर आप पर किलोग्राम बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो पूरी इक्वेशन को एम ए से डिवाइड कर दीजिए, तो दिस कम्स 1/2 1 प्लस एम एफ अपान एम ए सी ई स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर बाई 2। ओके,
सो दिस वन इज रिटन इन टर्म्स कि मैं हाफ को बाहर ले रहा हूँ, तो दिस इज द प्रोपल्सिव पावर। इज दैट क्लियर? ये प्रोपल्सिव पावर। नेक्स्ट पैरामीटर मैं कंसीडर कर रहा हूँ प्रोपल्सिव इफिशियंसी। व्हाट इज द प्रोपल्सिव इफिशियंसी? Propulsive efficiency is measures of the effectiveness by which propulsive power is transformed into thrust power। बात समझ में आया? ये एक पैरामीटर है जो ये बताता है कि कितना propulsive एनर्जी थ्रस्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो इस डेफिनेटली ये रेशियो में कैलकुलेट होगा। तो propulsive efficiency is the ratio of thrust power to the propulsive power। क्लियर? अगर पूरी propulsive पावर थ्रस्ट पावर में कन्वर्ट हो जाए तो propulsive efficiency आपकी 100% हो जाएगी। तो थ्रस्ट पावर आपने कैलकुलेट किया, प्रोपल्सिव पावर आपने कैलकुलेट किया, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो प्रोपल्सिव इफिशियंसी निकल आएगा। थर्मल इफिशियंसी कैन बी गिवन बाय द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल एंड द टोटल हीट अप्लाइड। तो काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल कितना मतलब क्या हो गया? आपका जो काइनेटिक एनर्जी आपकी आ रही है प्रोपल्सिव पावर जो आप कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आपका फाइनल माइनस इनिशियल के बाद जो अवेलेबल एनर्जी है जिसको हम प्रोपल्सिव पावर ही कहेंगे। तो प्रोपल्सिव पावर आपको पता है, आपने पहले कैलकुलेट किया है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। हाफ 1 + mf/ml पर किलोग्राम बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड दिस इज द हीट सप्लाइड mf इंटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। इज दैट क्लियर? What is the overall efficiency? Overall efficiency can be given as the ratio of the useful work done to the energy supplied. Simple. That means it's also a multiplication of the thermal efficiency to the propulsive efficiency. If you multiply both efficiency, you will have the overall efficiency. What is the physical significance? Simple physical significance, that what is the useful work output? That is the what is the thrust power you achieve and whatever the heat is supplied in that engine. Clear? So this one is the simple the ratio of that one. And you can easily evaluate by this thing by multiplication of these two efficiencies. Next one is the turbojet engine. What is the turbojet engine? See, this is the diagram schematic of the turbojet engine. Generally these turbojet engine are very common for the aircraft. जितने भी आप एरोप्लेन्स देखते हैं उनमें आप साइड विंग्स में देखते होंगे इस तरह के इंजन्स लगे होते हैं। क्लियर? दीज इंजन्स, यही इंजन्स टर्बोजेट इंजन्स होते हैं। क्लियर? इनका काम कैसे होता है इसको आप समझिए। देखिए, आप इस डिवाइस में देख रहे हैं बेसिकली यहाँ पर कई सेक्शंस हैं। जैसे A to 1 एक सेक्शन है, 1 to 2 दूसरा सेक्शन है, 2 to 3 एक और सेक्शन है, 3 to 4 एक और सेक्शन है, 4 to 5 एक और सेक्शन है। पहले A to 1 समझते हैं। देख रहे हैं आप शेप इसका कुछ डिफ्यूज़र की तरह शेप बना हुआ। क्लियर? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपका रैमिंग एक्शन होता है। रैमिंग एक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका हाई वेलोसिटी के साथ में कोई भी फ्लूइड अगर अंदर आ रहा है तो हम एक ट्यूब यूज़ करते हैं लाइक अ डिफ्यूज़र। दिस इज अ डिफ्यूज़र। वो ट्यूब क्या करती है? हाई वेलोसिटी को रिड्यूस करके प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इस इफेक्ट को हम लोग रैमिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैमिंग इफेक्ट। उसके बाद ये जो प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर जो हुआ है और वेलोसिटी रिड्यूस हुई है, उस पर्टिकुलर फ्लूइड को हम कहाँ पर भेजते हैं? हम भेजते हैं कंप्रेसर। ये जो पोर्शन 1 to 2 दिख रहा है, दिस इज़ द कंप्रेशर पोर्शन। क्लियर? ये कंप्रेशर एग्जैक्टली वैसा ही कंप्रेसर है जैसा आपने गैस टरबाइन में पढ़ा था। हाँ, मैकेनिज्म या फिजिकल अगर इसका थोड़ा सा आप इसका ज्योमेट्री देखेंगे थोड़ी सी अलग है, लेकिन हाँ, कंप्रेसर का वर्क वही है कि ये आपके रैम प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, फर्दर हाईएस्ट प्रेशर तक इसको ले जाता है और उसके टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ कर देता है। अब ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर फ्लूइड मतलब एयर जो है वो जाती है 2 to 3 जो सेक्शन दिख रहा है, ये सेक्शन कहलाता है कंबस्शन चैम्बर। यहाँ पर आप फ्यूल ऐड करते हैं। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर में जब फ्यूल ऐड करते हैं तो बर्निंग प्रोसेस होता है और उसकी वजह से आपको मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर तक आप पहुंच जाते हैं। जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर है वहां तक आप अचीव कर लेंगे। अब उसके बाद आता है 3 to 4 सेक्शन। इस 3 to 4 सेक्शन में एक टरबाइन लगी हुई है। टरबाइन एग्जैक्टली वैसी है और आप देख रहे हैं कि दोनों सेम शाफ्ट पे अटैच है। जैसे गैस टरबाइन में आप कर रहे थे वैसे ही देखिए यहाँ पर सेम शाफ्ट में अटैच है। टरबाइन पॉजिटिव वर्क देती है और कंप्रेसर नेगेटिव वर्क। दैट मीन्स इट रिक्वायर्स सम वर्क। तो ये जो टरबाइन में वर्क प्रोड्यूस होता है उसी वर्क से ये कंप्रेसर चलता है। तो कैसे ये टरबाइन में वर्क प्रोड्यूस होगा? देखिए, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग फ्लूइड है, वो टरबाइन के अंदर जाएगा। टरबाइन एक एक्सपेंशन डिवाइस है, वो उसको एक्सपैंड कर देगा।
एक्सपैंड करेगा तो एक्सपेंशन से आपको पॉजिटिव वर्क मिलता है। उसके बाद आता है 4 to 5 सेक्शन। 4 to 5 सेक्शन तब एक्शन में आएगा जब टरबाइन एक्सपेंशन का जो प्रेशर है, एग्जिट का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, तो 4 to 5 सेक्शन काम करेगा। अदरवाइज फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर टरबाइन पूरा एक्सपेंशन अपना कहाँ तक कर दे, अगर वो पूरा एक्सपेंशन अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक कर दे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको याद होगा जो थ्रस्ट पावर जनरेट हुआ था उसमें एडिशनल आपने प्रेशर थ्रस्ट लिखा था। तो प्रेशर थ्रस्ट के लिए हम क्या करते हैं, इसके बाद 4 to 5 सेक्शन में कोई भी अलग से डिवाइस नहीं लगाते, इट्स नॉट अ मूवेबल डिवाइस। यहाँ पर क्या करते हैं 4 to 5 सेक्शन में, यहाँ पर क्या करते हैं एक नोजल अप्लाई कर देते हैं। तो नोजल इज़ अ लाइक अ डक्ट, उसका कोई मूवेबल पार्ट नहीं है। वो क्या करेगा, वो जो आपका प्रेशर आ रहा है, जो अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस प्रेशर को रिड्यूस करके उसमें काइनेटिक एनर्जी इंप्रूव कर देगा, जिसकी वजह से वो सेम मशीन में अटैच है और सेम मशीन में अटैच होने की वजह से वो पॉजिटिव इफेक्ट ही देगा। तो इसमें मूवेबल पार्ट केवल दो हैं, एक कंप्रेसर और एक टरबाइन। ये वाला पोर्शन भी एक डक्ट है, ये वाला पोर्शन भी एक डक्ट है। इज दैट क्लियर? और कंबस्शन चैम्बर भी मूवेबल पार्ट नहीं होता है। तो इसका टीएस डायग्राम जरा समझिए। दिस इज द टीएस डायग्राम। यहाँ पर मैं पहले आइडियल प्रोसेस कंसीडर कर रहा हूँ। A21 इज अ रैमिंग इफेक्ट विच इज डन एट द डिफ्यूजर पोर्शन। क्लियर? आप देख रहे हैं ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट इसलिए हुआ है क्योंकि आप एक्चुअल प्रैक्टिस में देखेंगे तो इट्स अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इट्स नॉट अ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। फॉर कैलकुलेशन पर्पज वी आर कंसिडरिंग द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। सो दिस इज द पॉइंट जो अचीव हुआ है एट वन पॉइंट। एंड फर्दर आप जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर के अंदर अगर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कंसीडर करेंगे तो दिस इज द 1 to 2, एंड पॉलीट्रॉपिक कंसीडर करेंगे दिस इज द 1 to 2 dash. Now 2 dash to 3 is a heat addition at combustion chamber. 3 to 4 isentropic expansion in the turbine, and 3 to 4 dash is the polytropic expansion in the turbine. Now again this is 4 dash to 5 is the isentropic expansion in nozzle. जो मैंने आपसे कहा था कि ये अगर ये पॉइंट यहाँ पर आ जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आ जाए, तो फिर आपको नोजल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नोजल लगाते हैं क्योंकि इससे आपको ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा, प्रेशर थ्रस्ट का आप यूज़ कर पाएंगे। तो दिस प्रोड्यूस द प्रेशर थ्रस्ट। ये जो 4 to 5 सेक्शन है ये प्रेशर थ्रस्ट देता है। नाउ दिस 4 dash to 5 dash इज द पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन इन द नोजल। इज दैट क्लियर? तो चलिए मैं इसकी थर्मोडायनेमिक्स भी जल्दी से आपको समझा देता हूँ। इन डिफ्यूज़र अब जितनी भी इक्वेशंस हैं आप सब में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा सकते हैं, बिकॉज इट्स अ ओपन सिस्टम। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ऑलरेडी आप अपना जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स थी उसमें आपने सीखा है, और कैसे अप्लाई करते हैं ये चीज़ भी देखिए यहाँ पर। डिफ्यूज़र सेक्शन A21 है, मैं पहला पूरा इसको इलाबोरेट करके लिख रहा हूँ। A21 सेक्शन, CA इज़ द फ्लाइट वेलोसिटी, इनलेट कंडीशन पहले आते हैं। फ्लाइट वेलोसिटी CA²/2 प्लस इंथैल्पी HA प्लस Q A21। इज दैट क्लियर? इज इक्वल टू एग्जिट फाइनल वेलोसिटी 1 पॉइंट पर आएंगे, C1² डिवाइडेड बाई 2 प्लस H1 प्लस WA-1। इज दैट क्लियर? देखिए आपको जब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपने पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिफ्यूज़र होता है, डिफ्यूज़र इज़ अ नॉट प्रोड्यूसिंग एनी वर्क। Here it's non working type of devices, and there is no heat interaction in that one. You get this thing? There is no heat interaction in that one. And in the diffuser, the exit velocity is 0. Why? Because diffuser में kinetic energy is converted into a pressure energy. Is that clear? So what you get, ये इतनी चीज़ें आपकी 0 हो जाएंगी. This value is 0, this value is 0, and this value is 0. So only you have the flight velocity CA² is equal to 2 times of H1 minus HA. You get that? See, I'm just writing over here. This is the H1 is equal to HA plus CA²/2. यहाँ से यह चीज़ आ गई, H1 is equal to HA plus CA²/2 after neglecting these things. And if you are putting the terms in terms of temperature, so simply this is the CP_T1 is equal to CP_TA is equal to CA²/2, and CP is like that. So you easily evaluate the T1 temperature. You get that this thing. And if you have the gamma value, you can calculate accordingly. This is T1/TA is equal to P1/PA to the power gamma minus 1 upon gamma, and you easily evaluate the T1 value by this expression. So यहाँ पर जनरली आपको वेलोसिटीज़ देंगे, तो इसलिए वेलोसिटी के टर्म्स में भी टेम्परेचर आप यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सेकंड वन इज द कंप्रेसर। सो कंप्रेसर में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाइए। आप 1 पॉइंट पर आ चुके हैं, यहाँ पर 1 पॉइंट पर अप्लाई करिए। H1 प्लस C1²/2 प्लस Q1 to 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2²/2 प्लस compressor work is a negative work, so this is the minus W compressor work,
आप चाहे तो इसको माइनस करके यहाँ पर लिख सकते हैं, तो या प्लस ही करके आप सिंपल लिख लीजिए कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड एक्चुअली. So in this one, compressor is a work interacting device. It's not a heat interacting device. So work interaction की वजह से this value is considered as 0. Is that clear? Similarly, in a compressor and the turbine, generally velocities are considered as negligible. Clear? There is no kinetic energy interaction. So this value is considered as 0, and this value is also considered as 0. There is a very small change as compared to the enthalpy change. So we are considering neglecting this value. So what is the compressor work? Simple compressor work is equal to H2 minus H1. Clear? What is the compressor work? Compressor work is equal to H2 minus H1. As I already told, this value is very less, and C2 and C1 बहुत smaller value होंगे और उनका स्क्वायर करेंगे तो और स्मॉल हो जाएगी. तो आप जनरली इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अगर वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप इनको नेग्लेक्ट कर देंगे. अगर वैल्यू दी हुई है तो आप रखिएगा, अदरवाइज इनको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा. Next one is a combustion chamber. Combustion chamber is a only heat interacting device. There is no work interacting device. Clear? तो आप यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, Q223 स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ही आप अप्लाई कर दीजिए. दिस वन इज H3 माइनस H2 CP T3 माइनस T2. सिंपल आप अप्लाई कर सकते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में. फिर से कह रहा हूँ, कंबस्टन चैम्बर या जितने भी ये जो डिवाइसेस होती हैं, ये इनमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अगर आप अप्लाई करोगे तो केवल और केवल क्या होता है इसमें, देयर इज़ नो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, there is no change of potential energy, and there is no work interaction, only heat interaction is there. Clear? So accordingly you adopt all those assumptions. So equation comes Q223 is equal to S3 minus S2. This is a CP T3 minus T2. Simple. Now next one is H3 is equal to, now H3 is equal to, this is H3 is equal to C3 square by 2 plus Q3. ये क्या है? ये है आपका टर्बाइन. तो टर्बाइन भी आपका जो है वो वर्क इंटरैक्टिंग डिवाइस है, हीट इंटरैक्टिंग डिवाइस नहीं है, और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जीज इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द हीट इंटरैक्शन. तो यहाँ पर H3 प्लस C3 स्क्वायर बाई 2 प्लस Q324 इज इक्वल टू H4 C4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस W टर्बाइन. यहाँ पर भी आपका आइडियल केस में अगर आप देखेंगे तो देयर इज नो हीट इंटरैक्शन, and kinetic energy change is also very less as compared to the heat interaction. So what is the W turbine is equal to, that is H3 minus H4. Is that clear? This is the H3 minus H4. जैसे मैंने कहा कि ये वेलोसिटी आप लिख रहे हैं लेकिन ये बहुत कम होती हैं, आप चाहे तो उनको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं. नाउ जैसे मैं पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी की बात कर रहा था, तो यहाँ पर वही पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी की बात है कि अगर आपको 4 डैश पॉइंट कैलकुलेट करना है तो आप देख लीजिए कि कैसे कैलकुलेट होगा, H3 माइनस H4 डैश डिवाइडेड बाई H3 माइनस H4. सिमिलरली यहाँ पर भी आप ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं. तो याद होगा जो मैंने आपको पहले बताया है कि आप अगर यहाँ पर फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं, पॉलीट्रॉपिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं है, एक्चुअल प्रोसेस कंसीडर करते हैं, तो आपको ये चीज़ें करनी होंगी. ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जनरली एक्चुअल प्रोसेस के बारे में बात की जाएगी. तो आप प्रोसेस कैलकुलेट करते समय यहाँ पर A to 1 डैश 2 डैश 3 4 डैश 5 डैश कंसीडर करेंगे. अगर आपको डिफ्यूज़र इफिशियंसी, कंप्रेसर इफिशियंसी, टर्बाइन इफिशियंसी और नोजल इफिशियंसी, सारी इफिशियंसीज अगर आपको दी होती हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर नोजल के लिए भी लिख दिया, तो ये सारी वैल्यू आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो व्हाट इज़ द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द इंजन इज सिंपली the network output divided by the heat addition. तो network output is equal to the turbine work minus the compressor work divided by the heat addition. सिंपल आप यहाँ पर करेंगे, तो मैंने H के टर्म्स में नहीं, सीधे T के टर्म्स में लिखा है. तो दिस इज द T3 माइनस T3 माइनस T5 डैश एंड T2 डैश माइनस T1. ये टोटल वर्क मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि डिफ्यूज़र और उसका, लेकिन अगर आप टर्बाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क भी लिखेंगे तब भी थर्मल एफिशिएंसी आपकी इतनी आएगी. लेकिन चलिए मैं टोटल के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर T3 माइनस T5 डैश माइनस T2 डैश माइनस TA डिवाइडेड बाई हीट एडिशन T3 माइनस T2 डैश. ये सारा एक्चुअल प्रोसेस के लिए कंसीडर किया गया है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज अबाउट द टर्बोजेट इंजन थर्मोडायनामिकल एनालिसिस. इसी तरह से टर्बो प्रोपेलर, टर्बो फैन और रैमजेट इंजन्स का है, और उनकी भी हम थर्मोडायनामिकल एनालिसिस कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्लास में फर्दर इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.